न्यूज़रूम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा ईरान पर तेहरान पहुंचे हैं। मशहद में रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर हाज़िरी देंगे और तेहरान में वज़ीर आज़म के एजाज़ में इशाया भी होगा। आज़ादी होटल में वहाँ वो क़याम करेंगे। कल 22 अप्रैल की सुबह तेहरान में वज़ीर आज़म इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और उनकी मुलाकात भी होगी ईरानी सदर हसन रूहानी और सुप्रीम लीडर से। ये अलग अलग मुलाकातें होंगी और वफूद की सतह पर भी मुलाकातें इसके अलावा होंगी। मुख्तलिफ मामलात ईरान के साथ उठाए जाएंगे। ट्रेड के मामलात पर ईरान के साथ बातचीत होगी। इसके अलावा अमन व अमान की जो सूरत हाल है और ख़ित्ते की मजमूई तौर पर अमन व अमान की सूरत हाल, उस हवाले से भी ईरान के साथ बातचीत होगी। ये खबर सामने आई है। और ओमाड़ा में जो वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, जिसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से, उस हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान वो मामला भी ईरानियन लीडर्स के साथ उठाएंगे। तो ईरान वज़ीर आज़म रवाना हो चुके और तेहरान पहुँच भी गए हैं। मशहद में सबसे पहले रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर वो हाज़िरी देंगे और तेहरान में वज़ीर आज़म के एजाज़ में एक इशाया दिया जाएगा। आज़ादी होटल है वहाँ पर, जहाँ पर वज़ीर आज़म का क़याम होगा। और कल 22 अप्रैल की सुबह तेहरान में वज़ीर आज़म इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। उनका बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान ईरान का ये पहला दौरा है। ईरान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क और ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, हमने इससे पहले भी बात की कि बनते संवरते रहते हैं और बिगड़ते भी रहते हैं, लेकिन अब इस दफ़ा ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ पर पहुँचे हैं और दोनों जो लीडर्स हैं, ईरानी सदर भी और सुप्रीम लीडर भी आयतुल्लाह ख़ामनाई, उन दोनों से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। ओवरऑल पाकिस्तान ईरान बॉर्डर फेंसिंग के हवाले से भी कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में गुफ्तगू की जाएगी और ख़ित्ते की मजमूई अमन व अमान की जो सूरत हाल है, उस हवाले से भी इमरान खान साहब ईरानी सुप्रीम लीडरशिप से ये सब बातचीत करेंगे। अब कुछ बात करते हैं बलूचिस्तान की, जहाँ अब खुशहाली आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा में अब से कुछ देर पहले मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पर नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने इस मुल्क के साथ जो किया वो कोई दुश्मन भी ना करे। टैक्स से इकट्ठा हुआ 2000 अरब कर्ज़ों की किस्त में चला जाता है और वज़ीर आज़म ने कहा कि बस थोड़ी देर मुश्किल वक्त और है, ये कर्ज भी उतर जाएगा। पहले बड़े डाकू जेल में नहीं असेंबलीज में नजर आते थे, अब पहली दफ़ा है कि बड़े डाकुओं पर हाथ पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट शुरू की थी, लोगों ने मजाक उड़ाया था, फिर शौकत खानम बनाने लगा तो भी मजाक उड़ाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने सियासत शुरू की तो भी लोगों ने मजाक उड़ाया और वो ये कहते थे कि ये 2 पार्टी सिस्टम है, तीसरी कोई पार्टी नहीं आ सकती। आज मैं वज़ीर आज़म बन गया हूँ, अब ये कहना शुरू हो गए कि मैं मुल्क नहीं चला सकता, तो मैं मुल्क चला कर भी दिखाऊंगा। अपने इस रिजॉल्व का, इस अज़्म का उन्होंने इजहार कोयटा में खिताब करते हुए किया और ऑपोजिशन के बारे में उनका यह कहना था कि इससे पहले बड़े डाकू जेलों में नहीं जाते थे, अब उन पर हाथ पड़ रहा है। तो ओवरऑल क्या गुफ्तगू कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान अब से कुछ देर पहले कोयटा में, आपको दिखाते हैं। एक उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि उसके सर पे छत हो। और पाकिस्तान का मसला यह है कि यहां अगर आपके पास पैसा है, आपके पास कैश है, तो आप घर बना सकते हैं। पाकिस्तान 60-70 सालों में क्या बन गया है? एलीट के लिए पाकिस्तान बन गया है। इन दो हुकूमतों ने तो जो मुल्क से किया है, दुश्मन ना करे उस मुल्क से जो इन्होंने किया है। अगर आप अब ये देख रहे हैं तमाशा, बड़े बड़े डाकू पकड़े जा रहे हैं। ये पहली दफा पाकिस्तान में बड़े डाकुओं को हाथ पड़ रहा है, नहीं तो सिर्फ गरीब बेचारा आदमी जेल में जाता था। हम हर रोज नई चीजें ढूंढ रहे हैं, हमें हर रोज नई चीजें मिल रही हैं और इसलिए ये घबराए हुए हैं कि जल्दी से इमरान खान की हुकूमत गिराओ, नहीं तो ये सारों ने जेलों में चले जाना है। ये डरे हुए हैं सारे। जब से फजल रहमान की विकेट गिरी है इलेक्शन के अंदर, तब से वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह मैं खुद खेल रहा हूं, बाकियों को भी ना मैं खेलने दूं। 4,500 अरब सारा टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है, उसमें से 2,000 अरब रुपया सिर्फ कर्जों की किस्तों में चला जाता है। ये मुल्क इंशाल्लाह उठ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए एक मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं और गुजरेंगे। मैं जब क्रिकेट शुरू की तो सारे मेरा मजाक उड़ाते थे कि क्रिकेटर नहीं बन सकता। कैंसर अस्पताल बनाने गया, सब ने मेरा मजाक उड़ाया, सब ने कहा नहीं बन सकता। फिर यूनिवर्सिटी बनाने गया नमल, क्या देहात में यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती? वीराने में कोई प्राइवेट सेक्टर की देहात में यूनिवर्सिटी नहीं है। फिर जब पॉलिटिक्स में आया मजाक उड़ाया गया। 10 साल मेरा मजाक उड़ा, बल्कि 15 साल तक मजाक उड़ता गया। लोगों ने कहा जी 2 पार्टी सिस्टम में तीसरी पार्टी नहीं आ सकती। और फिर
कहा जी ये जीत नहीं सकता। फिर जब प्राइम मिनिस्टर बना तो आप कहते जी मुल्क बन गया, लेकिन अब चलेगा नहीं। तो कोयटा में वजीर आजम इमरान खान गुफ्तगू थे, उन्होंने क्या गुफ्तगू की वो हमने आपको दिखाई। इसके अलावा अब आगे बढ़ें कुछ प्रोग्राम में तो श्रीलंका की बात कर लें। इंतहाई अफसोसनाक वाकया वहां पर पेश आया। ईस्टर के मौके पर वहां पर 7 धमाके हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक इन धमाकों में अब तक 137 अफराद के हलाक और सैकड़ों के जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई है। जख्मियों की जो हालत है, मुताद्दिद ऐसे जख्मी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है और हलाकतों में इजाफे का मजीद खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये धमाके गिरजाघरों और मुख्तलिफ होटल्स में हुए। अब पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से श्रीलंका में धमाकों की मजम्मत की गई है। तर्जुमान ने कहा कि दुख की इस घड़ी में श्रीलंकन हुकूमत और अवाम के साथ हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ श्रीलंका के साथ खड़े हैं। श्रीलंका धमाकों में 4 पाकिस्तानी भी जख्मी हुए, यह बताया गया तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से। इंतहाई अफसोसनाक वाकया आज ईस्टर का मौका था और मसीहियों का ये एक मजहबी त्यौहार जिसके मौके पर 3 गिरजाघरों को खास तौर पर निशाना बनाया गया श्रीलंका में। उसके अलावा होटल्स थे, उसमें 3 होटल्स उसमें शामिल थे। तो अब तक जो डेथ टॉल के बारे में कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि 137 अफराद हलाक और सैकड़ों 500 से ज्यादा की तादाद बताई जा रही है जो जख्मी हो चुके हैं। और यह भी कहा गया कि जख्मियों में से जो मुतादी हालत तशवीशनाक है, इसके बायस हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया श्रीलंका में पेश आया। इस पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रद्द अमल दिया। उसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी उस पर रद्द अमल आया और उनका यह कहना था कि दुख की इस घड़ी में हम श्रीलंकन अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। प्रोग्राम में एक और इशू शामिल करें, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे की अगर कुछ बात करें। लाहौर का ये मंसूबा है, इसकी लागत में मजीद 2 अरब 91 करोड़ 11 लाख 76 हज़ार रुपए का इजाफा हो गया। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे के रूट पर मुख्तलिफ तामीराती कामों की देखभाल के लिए नए फंड्स मुख्तस किए हैं। इदरीस शेख की रिपोर्ट देख लीजिए, फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। पंजाब हुकूमत ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे के तामीराती कामों की देखभाल के लिए 2 अरब 91 करोड़ रुपए से नया फंड शुरू किया है, जिसमें से 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। आइंदा माली साल में इसी फंड के तहत 1 अरब 82 करोड़ 23 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। ₹162 अरब की लागत से शुरू होने वाला मंसूबा 2 खरब 70 अरब रुपए से तजावज कर चुका है और इसके बावजूद तकमील के मराहिल से दूर है। मौजूदा माली साल में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे के लिए 33 अरब 60 करोड़ रुपए रखे गए। जैन मंदिर चौक में अंडरपास की तामीर के लिए 15 करोड़ और मंसूबे के रूट पर फुटपाथ की तामीर के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मंसूबे की जद में आने वाली तारीखी अहमियत की हामिल इमारत पर 1 करोड़ 34 लाख 86 हज़ार रुपए और मंसूबे पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर भी 80 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च हो चुकी है। कैमरामैन रेहान शेख के साथ इदरीस शेख, पब्लिक न्यूज, लाहौर। तो अरबों की लागत से जो मंसूबा शुरू हुआ, अब उस पर कम अज कम 3 करोड़ के करीब 3 अरब के करीब ये रकम है जो कि मजीद इसके शामिल हो गई है और लागत इस मंसूबे की मजीद बढ़ चुकी है। लेकिन अभी तक आवाम के इस्तेमाल में यह मंसूबा नहीं आ सका। कुछ रेस्क्यू 1112 की बात कर लें कि उनके ठेकों में 4 करोड़ की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। रेस्क्यू एहलकारों के जूतों का कॉन्ट्रैक्ट गैर कानूनी तौर पर मनपसंद कंपनी को दिया गया और कम बोली लगाने वाली कंपनियां इस टेंडर में नजरअंदाज करके वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक कंपनी को नवाजा गया। ये जो दस्तानों की खरीदारी की जाती है, 1112 के एहलकार जो पहनते हैं वो 297 के बजाय 455 रुपए बोली लगाने वाले को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। दुआ मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। दुआ, इस पर डीजी साहब का कोई रद्द अमल अब तक आया है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया लोएस्ट बिडर की बजाय हाईएस्ट बिडर को, ये क्या मामला? जी बिल्कुल अकबर, रेस्क्यू 1112 में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ सामने आया और रेस्क्यू में 4 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन का एक और स्कैंडल मंजर आम पर आ गया है। महकमा दाखिला ने रेस्क्यू के आला अफसर से जवाब भी तलब कर लिया इस हवाले से और रेस्क्यू ऑफिसर पर गैर कानूनी तौर पर महंगे कॉन्ट्रैक्ट नवाजने का इल्जाम है। गैर कानूनी तौर पर निजी कंपनी को सेफ्टी शूज की खरीदारी के लिए 2 करोड़ 98 लाख 35 हजार का कॉन्ट्रैक्ट नवाजा गया। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक नामी कंपनी को नवाजा गया था जो कॉन्ट्रैक्ट नवाजने से 1 महीना कबल ही ब्लैक लिस्ट भी हो चुकी थी। इसके अलावा अगर बात करें तो एग्जामिनेशन क्लोज का कॉन्ट्रैक्ट भी महंगे दामों एक निजी कंपनी को दिया गया। दस्तानों के लिए भी सबसे कम बोली 399 रुपए फी डब्बा की मौसूल हुई, लेकिन दस्तानों की खरीदारी के लिए वाइटल इंटरप्राइजेज नामी कंपनी को 455 रुपए फी डब्बा पर कॉन्ट्रैक्ट नवाजा गया। वाइटल कंपनी को नवाजे जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 95 लाख 55 हजार थी और जबकि जिना अस्पताल में लाहौर में जो दस्ताने खरीदे गए उसमें 297 रुपए फी डब्बा के लिहाज से खरीदे गए थे, लेकिन यहाँ पर
जो है वो 399 रुपए फी डब्बा मौसूल हुई। रेस्क्यू 1112 के हेड ऑफिस अली हसन को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने नोटिस भी इस हवाले से जारी कर दिया है। तो ये 4 करोड़ की मुबैना करप्शन है जो हमें रेस्क्यू 1112 के ठेकों में नजर आई। बहुत शुक्रिया, तफसीली तौर पर हमें अपडेट कर रही थी दुआ मिर्जा हमारी नुमाइंदा। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं। लाहौर के इलाके भाटी गेट में अपना ही घर कब्र बन गया। छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 5 अफराद को मलबे तले से बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। अफसोसनाक वाकया ये पेश आया जिसके मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। लाहौर का भाटी गेट का ये इलाका जहां पर एक मकान की छत गिर गई, ज़मीन बेस हो गया यह मकान, और उसके बाद कम अज़ कम अब तक मरने वाले जो हैं और एक ही ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, उनके बारे में ये कहा गया कि उनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। लाहौर में इमारत गिरने से जाँ बहक अफराद आप ये मुलाहिजा भी कर सकते हैं, मलबे तले से उन्हें निकालने का अमल जारी था। भाटी गेट का ये लाहौर का इलाका है और गुज़श्ता रात 3 मंजिला ये इमारत थी जो ज़मीन बोस हो गई। तंग गलियों के बायस रेस्क्यू का अमला बर वक्त जाए हादसा पर नहीं पहुंच सका और इब्तदाई तौर पर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी और रेस्क्यू एहलकारों ने 6 अफराद की लाशें निकाली। अब से कुछ देर कबल जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा भी अदा की गई है और इसके अलावा 5 अफराद के बारे में ये कहा गया कि उन्हें बाहिफाजत मलबे तले से निकाला गया है। अब यहाँ पर सवाल जो उठता है वो पंजाब बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर उठता है, जिन्होंने मखदूश इमारतों की निशानदही तो कर रखी है लेकिन वहाँ पर एक्शन अब तक कुछ नजर नहीं आया। एक ब्रेक लेते हैं, पब्लिक न्यूज रूम में वापस आते हैं। पब्लिक न्यूज रूम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो सिंध में कायम है उसकी अगर कुछ बात करें तो हैदराबाद में अपनी ही कायद शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब फ्लाईओवर की तकमील वो भूल चुकी है। 10 साल गुजर चुके हैं, उसके बावजूद फ्लाईओवर अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। नवीद राजपूत ने रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिए। हैदराबाद में हाला नाका चौक ट्रैफिक की अहम गुजरगाह है। कौमी शाहराज से बदीन और मीरपुर खास की तरफ आने जाने वाली गाड़ियां हाला नाका से गुजरती हैं। कौमी शाहराह की ट्रैफिक भी इसी चौराहे से शहर में दाखिल होती है, जिसके बाइस हाला नाका चौक पर ट्रैफिक जैम संगीन मसला बन गया था। हैदराबाद जिले हुकूमत ने ट्रैफिक जैम के दरीना मसले को हल करने के लिए साल 2008 में हाला नाका पर शहीद बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर की तामीर शुरू कराई। फ्लाईओवर का शुरुआती काम तो हुआ लेकिन बाकी स्ट्रक्चर आधा छोड़ दिया गया और यूँ गुज़श्ता 10 बरस से ये फ्लाईओवर मंसूबा इल्तवा का शिकार है। जब भी आते हैं ये रोड बिल्कुल जाम रहता है, 24 घंटे जाम रहता है। इसको 10 साल हो गए मगर इसका कोई हाल हवाल नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश की जाती है कि इसके ऊपर नजरसानी करें। फ्लाईओवर की तामीर मुकम्मल ना होने से न सिर्फ शहरी और मुसाफिर बल्कि ट्रैफिक एहलकारों को भी खासी परेशानी का सामना है। फ्लाईओवर मंसूबा मुकम्मल ना होने की वजह से हाला नाका चौक पर ट्रैफिक जैम का मसला बरसों से जूं का तू है। नवीद राजपूत, पब्लिक न्यूज, हैदराबाद। रिपोर्ट आपने मुलायजा की, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ साबिर कायम खानी साहब मौजूद हैं, रहनुमा MQM के। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि बहुत अरसे से 10 साल एक बहुत बड़ा अरसा है, मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, लोगों को मुश्किलात का सामना है और आप नुमाइंदे हैं उनके, तो पीपल्स पार्टी वालों से आपने इस पर कोई बात की हुकूमत से? वो क्या कहते हैं, क्यों अब तक मुकम्मल नहीं कर रहे इसको? देखें, हैदराबाद का जो ट्रैफिक का मसला है उसको आज से 10 साल पहले ही उस वक्त की जो हकपरस्त क़यादत थी, उस वक्त की ज़िला नाज़िम ने, उनकी पूरी टीम ने इस बात को महसूस करते हुए, अगर आप हैदराबाद के हवाले से मालूमात करेंगे तो जिस मुकाम पर ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद फ्लाईओवर इसका नाम रखा गया, बनाया जा रहा था, और इससे आगे एक फ्लाईओवर बनाया गया गुलाम रसूल शाह कलोड़ो को फ्लाईओवर, वो हैदराबाद के शहरी इलाके में नहीं आता था, लेकिन सिर्फ लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए, दीगर अजला से राब्ता बरकरार और बेहतर रखने के लिए और मंडी तक अच्छी रसाई रखने के लिए ये फ्लाईओवर डिजाइन किए गए थे। गुलाम रसूल शाह करोड़ो फ्लाईओवर तो उस वक्त की हकपरस्त क़यादत ने मुकम्मल कर दिया था। बदकिस्मती से मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा की शहादत के बाद जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उस जमाने में फ्लाईओवर बन रहा था और मुत्तहिदा हुकूमत के उस वक्त की क़यादत ने फैसला करते हुए और जिला नाज़िम ने फैसला करते हुए, क्योंकि हमारे मुल्क की एक बड़ी रहनुमा चली गई थी, उनके नाम से मंसूब किया। होना तो ये चाहिए था कि जिस नाम से मंसूब था फ्लाईओवर, और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आने के बाद इसकी फंडिंग प्रॉपर की जाती, इसको वक्त से मुकम्मल किया जाता, इस पर तवज्जो दी जाती। लेकिन आपने देखा कि आज 2007-8 की स्कीम, आज हम 2019 में खड़े, 10 साल से ज़ायद अरसा हो गया है, इस स्कीम को ना सिर्फ मुकम्मल नहीं किया जा रहा, बल्कि आप ये देखें कि उसके
उसके साथ जो वहाँ पे पड़ी हुई उसके जो भी टेयर गार्डर्स वगैरह हैं, या जो उसका जो जिस मुकाम पे चीज थी वहीं रुक गई। इस हवाले से बारहा ना सिर्फ असेंबली में भी जो ज़िले हुकूमत की पहले स्कीमें थी, चाहे वाटर और सीवरेज की थी, चाहे फ्लाईओवर्स की थी और थी, उनके हवाले से सिंध असेंबली में भी आवाज़ उठाई जाती रही, खतूत भी लिखे गए और ये एक अवामी मुतालबा भी रहा है कि हाला नाका के ऊपर बनाया जाने वाला मोहतरमा नहीं तो मसला क्या है सर? आगे से रद्द अमल क्या सामने आता है? क्या बताते हैं, क्यों अब तक इसको कंप्लीट नहीं कर रहे? वो रद्द-ए-अमल तो सिंध गवर्नमेंट का हमेशा से शहरी इलाकों के हवाले से कभी मजबूत नहीं रहा। हमेशा से उन्होंने मनफी रवैया रखा है, चाहे वो बजटिंग के हवाले से हो, चाहे तरक्याती स्कीमें देने के हवाले से हो। बल्कि यहाँ के जो नुमाइंदे होते हैं उनको प्रॉपर फंड भी नहीं दिए जाते। ये बड़ी बदकिस्मती सिंध में है कि अगर कोई इलाके का मुंतखब नुमाइंदा उनकी पार्टी से उसका वास्ता नहीं है, ताल्लुक नहीं है, मुखालिफ पार्टी का है, तो ना सिर्फ उसके इलाके की स्कीमों को स्टॉप कर दिया जाता है बल्कि तंग करने के लिए उसको डिले कर दिया जाता है। मैं समझता हूँ ये भी इसी बात की एक निशानदेही कि बजाय इसको वक्त पर फंड देके मुकम्मल किया जाता है, जिसका ज्यादा फायदा हैदराबाद से ज्यादा बाहर से आने वालों को ज्यादा फायदा है, लेकिन उसको मुकम्मल नहीं किया जा रहा, उसके फंड रिलीज नहीं किए जा रहे, कभी कोई बहाना लगा दिया जाता है। अब हमने इस मौके पे जब दोबारा आवाज उठाई, मुतालबात हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि जिला हुकूमत के जो मंसूबे जारी थे उनको ऑन किया जाए, उनको मुकम्मल किया जाए, तो अब मालूमात ये आई है कि इसके ऊपर कुछ फंड जारी किया जा रहा है। लेकिन आप देखें कि 2007-8 में स्कीम 45 करोड़ की थी, अब 2 से 3 गुना इस पे लागत बढ़ चुकी है। तो ये सारी जिम्मेदारी हुकूमत को उठानी चाहिए कि ऐसे मंसूबे जिनको लेट किया जाता है, देर ताखिर का बायस बनते हैं, तो उसकी लागत भी बढ़ जाती है, जो कौमी खजाने पे बोझ इंतहाई अफसोस की बात है वैसे साबिर कायम खानी साहब, जो हुकूमत की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है, तो ओवरऑल जहां पर बात खत्म हुई वो आप यही कह रहे हैं कि शहरी इलाकों पर उस तरह तवज्जो इस वजह से पीपल्स पार्टी नहीं देती कि वहां से उनके MNAs या MPs इलेक्ट नहीं होते, और ये भी उसी की एक मिसाल है। ये इस बात की, इसलिए मैं ये बात मुझे कहने पे मजबूर हुआ हूँ कि जब एक जमहूरियत का आप नाम लेते हैं तो पार्टिसिपेटरी जमहूरियत होती है, शराकती जमहूरियत होती है। जब कोई नुमाइंदा कहीं जीत के आ जाए तो उस इलाके के तमाम मसाइल का हल गवर्नमेंट उसके हवाले करे कि भाई ये वसाइल हैं और ये मसाइल हैं, अब इस वसाइल में रहते हुए हल करो, तो हम उसकी बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो ये तमाशा लगाया हुआ है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो डिस्ट्रिक्ट ADP में उनके कोई सलाह मशवरा नहीं लिया जाता, सिंध गवर्नमेंट के ADP में कोई सलाह मशवरा नहीं लिया जाता, जो स्कीमें चल रही हैं उनका नहीं पूछा जाता, जो आने वाले स्कीमें उनका नहीं पूछा जाता। यानी कि ये जाहिर किया जाता है जहाँ उनके हल्के हैं उनकी हुकूमत वहाँ तक है, क्योंकि हमारा ये नजरिया है कि डिलीवरी हुकूमत करती है। हुकूमत जो है अगर कोई फंड देगी तो अवामी नुमाइंदे जाहिर है, यकीनी तौर पर आप ये दुरुस्त बात कर रहे हैं कि अगर वहां से उन अवाम ने वोट नहीं भी दिया उस पार्टी को जिसकी गवर्नमेंट आ गई, लेकिन गवर्नमेंट आ गई तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है उन लोगों के लिए भी काम करना जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया था। गवर्नमेंट जब ये दावा करती है कि वो हुकूमत सिंध है, तो सिंध में तो तमाम इलाके आ गए ना, चाहे वो शहरी इलाके हों, चाहे दही इलाके हों, चाहे उनकी पार्टी के हल्के हैं या नहीं है। इस बात की सजा हल्के के अवाम को क्यों दी जाती है? अगर किसी नुमाइंदे को पसंद करते हैं, किसी पार्टी को पसंद करते हैं, तो उनका कोई जुर्म नहीं है। मतलब जिन वोटों की बुनियाद पे वो हुकूमत करना अपना हक समझते हैं, तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं वोटों के उसी नुमाइंदे को अपनी बराबर की हैसियत देना नहीं चाहते, उनकी स्कीमों को रोकते हैं, उनके इलाकों को नजरअंदाज करते हैं, वहां पर आवाम को तकलीफ में मुब्तला करते हैं। यकीनन बात तो सख्त है लेकिन करना पड़ी, और सूरत हाल ऑन ग्राउंड भी कुछ यूं ही है। बहुत शुक्रिया साबिर कायम खानी साहब, आप हमारे साथ। सिंध हुकूमत ही की बात अगर हम जारी रखें तो सिंध हुकूमत के दावे तो बहुत हैं, अमल कुछ भी नहीं नजर आता। सिंध हुकूमत सूबे में एक भी गंदुम खरीदारी मरकज कायम नहीं कर सकी। गंदुम खेत खलिहानों में आसमान तले मौसम के रहमो करम पर अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। किसान बेचारे इस सारी सूरत हाल पर परेशान है, इसे वो मुआशी कत्ल करार दे रहे हैं। आशिक पठान हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। सोने जैसी गंदम की लहलहाती फसल की कटाई आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है। सिंध हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी मराकज़ कायम न होने से बारिशों से मुतासरा किसान शदीद परेशान हैं। मुल्क की दीगर तमाम सूबाई हुकूमतों ने 1300 रुपए फी मन गंदम का निर्ख मुकर्रर किया है, लेकिन सिंध हुकूमत की वाज़ेह हिकमत अमली न होने से छोटे काश्तकार गंदम के निर्खों के हवाले से तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। हुकूमत ने अब तक खरीदारी शुरू नहीं की है। यहाँ पे जो प्राइवेट ठेकेदार हैं वो गंदम उठा रहे हैं, 900,000 रुपया दे रहे हैं हमें। काश्तकारों ने सिंध हुकूमत के रवायती हरबों का किसान दुश्मन और अपना मुआशी कत्ल करार दिया है। महंगाई बढ़ गई है, फसल का रेट हमें नहीं मिल रहा है। हुकूमत से अपील करते हैं हमारे
पे रहम करे। हुकूमती सतह पर खरीदारी में ताखीर और बारिशों के बायस गंदम की फसल को पहुंचने वाले नुकसान के बायस सिंध हुकूमत को पैदावारी और खरीदारी हदफ में कमी का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन उमैर के साथ आशिक पठान, पब्लिक न्यूज, लाड़काना। आशिक पठान की आपने रिपोर्ट मुलायजा की ये सूरत हाल ऐसी है जिस पर इंतहाई संजीदगी के साथ सोचना होगा सिंध हुकूमत को, और जल्द अज जल्द खरीदारी मरकज़, प्रोक्योरमेंट सेंटर्स जो हैं वो कायम करना होंगे, क्योंकि हार्वेस्टिंग का सीज़न इस वक्त स्टार्ट हो चुका है सिंध के अंदर, और मुतादिद इलाके सिंध में चूँकि गंदम की कटाई थोड़ा पहले शुरू हो जाती है पंजाब से, तो वहाँ पर सरकारी नर्ख भी मुकर्रर कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद जो गंदम काट चुके हैं किसान और जो खास तौर पर छोटा काश्तकार है उसकी फिक्र करनी चाहिए सिंध हुकूमत को, जिसके बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ अली जरदारी अपनी तकरीरों में तो बहुत जिक्र करते हैं, लेकिन अमली सूरत हाल कुछ नजर नहीं आती वहाँ पर। उसी की एक मिसाल है जो हम आपके सामने अभी रख रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द ये प्रोक्योरमेंट सेंटर्स कायम कर दिए जाएंगे सिंध हुकूमत की तरफ से, ताकि गरीब किसानों को, छोटे काश्तकारों को जो परेशानी लायक है उसका कुछ अजाला हो सके, वो परेशानी दूर हो सके और उनकी जो गंदम, उनकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो जाए। ब्रेक लेते हैं, पब्लिक न्यूज़ रूम में वापस आते हैं कुछ और इशूज़ के साथ। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। कुछ पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो हमारी टीम के जो तुर्प का पत्ते थे उन्हें नजर लग गई है। वर्ल्ड कप से कबल टीम पाकिस्तान को ये बड़ा धचका है। मेडिकल टेस्ट में स्पिनर शादाब खान को हेपेटाइटिस की निशानदेही हो गई है। कौमी स्पिनर कप से कबल कौमी क्रिकेट टीम मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान के मायना स्पिनर शादाब खान के खून के नमूनों में हेपेटाइटिस की निशानदेही हो गई। कौमी टीम के चीफ सेलेक्टेड इंतजाम मुल्क ने कहा शादाब खान के ब्लड टेस्ट में वायरस की तशखीस हुई है। डॉक्टर्स ने 1 माह आराम का मशवरा दिया है। शादाब खान का इलाज इंग्लैंड में जारी रहेगा, जबकि वर्ल्ड कप स्क्वाड में डॉक्टर्स की मुशावरत के बाद शामिल किया जाएगा। हमने शादाब का ब्लड टेस्ट करवाया था और उसमें उसको वायरस आया है। डॉक्टर ने उसको 4 वीक का रेस्ट बताया है, क्योंकि जी वो 4 वीक तक क्रिकेट उसको नहीं खेलनी चाहिए। तर्जुमान पीसीबी का कहना है कि शादाब की जगह वर्ल्ड कप में मोहम्मद आमर या आसफ अली को मौका दिया जा सकता है, जबकि अभी कोई मुतबादल खिलाड़ी शामिल नहीं किया गया। कौमी क्रिकेट टीम 23 अप्रैल को दौरा इंग्लैंड और वर्ल्ड कप के लिए रवाना होगी। कैमरामैन तारिक महमूद के साथ मिर्जा रमजान बेग, पब्लिक न्यूज, लाहौर। तो शादाब खान की जगह अब ये कहा जा रहा है कि यासिर शाह पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा होंगे, और यासिर शाह की जो फिटनेस है उस पर कुछ सवालात उठ रहे थे। अब देखना ये होगा कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो कामयाब दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पुरज़्म हैं। वैसे कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ साहब वो ये कहते हैं कि तमाम फॉर्मेट्स में तैयारी अच्छी है और दौरा इंग्लैंड और वर्ल्ड कप में कामयाबी हासिल करेंगे। मिर्जा रमजान बेग की ही एक और रिपोर्ट है, वो भी देख लीजिए। कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए पुरउम्मीद है कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। कौमी खिलाड़ियों ने मीडिया सेशन में गुफ्तगू करते हुए बताया कि खिलाड़ियों की तैयारी बहुत अच्छी है, बेहतरीन स्क्वाड मुंतखब हुआ है, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में बेहतरी नजर आएगी। टीम मिलकर खेलेगी, हर मैच में कोई ना कोई डिफरेंट प्लेयर परफॉर्मेंस करता है और लड़के बहुत जो है वो कॉन्फिडेंस में। कोशिश करेंगे वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उन पिचों से जाके यूज़ टू हों, ताकि वर्ल्ड कप में हमें उस चीज़ से हेल्प मिले। लास्ट टाइम मुझे एंड टाइम पे इंजरी हुई थी, सो बहुत अफसोस हुआ था। सो अभी जिस तरीके से अल्लाह का शुक्र है सेलेक्ट हुआ हूँ, और कोशिश करूँगा कि अपनी इंजरी और अपनी परफॉर्मेंस को ऐसे बरकरार रख सकूँ कि लोग याद कर सकें। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने कहा दौरा इंग्लैंड और वर्ल्ड कप के लिए जज्बे के साथ और पॉजिटिव माइंड लेकर जा रहे हैं। उम्मीद है नौजवान खिलाड़ी अच्छा खेल पेश करेंगे। वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हर एक मैच में अच्छा खेलें और हर मैच जीतें। कौमी टीम कल 22 और 23 की दरमियानी रात को लाहौर से रवाना होगी। दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी टीम में शादाब खान की जगह यासिर शाह को टीम में शामिल किया गया है। कैमरामैन तारिक महमूद के साथ मिर्जा रमजान बेग, पब्लिक न्यूज, लाहौर। तो जज्बे के साथ और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में खेलती है तो कुछ बैद नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप भी जीत सकती है। इतना पोटेंशियल है इस टीम के अंदर, और एक जो चुनाव किया गया वो बहुत बैलेंस टीम का किया गया था। एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे पब्लिक न्यूज़ रूम में वापस आते हैं कुछ और इशूज़ के साथ। वेलकम बैक टू पब्लिक न्यूज रूम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईस्टर आज जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। गिरजा घरों में दुआया तकरीबात हुई, बच्चों ने भी नए कपड़े पहनकर ईस्टर की खुशियां मनाई। लाहौर से हसनैन चौधरी की रिपोर्ट देखिए।
मसीही बरादरी की जानिब से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईस्टर की खुशियां नहायत जोशो खरोश से मनाई जा रही हैं। बच्चे बड़े बूढ़े सभी नए कपड़े पहने, खुशबू लगाए, चर्च जाकर मजहबी रसूमात की अदायगी और खुशियां मनाते नजर आते हैं। ईस्टर के त्यौहार पर मसीही अपने खुदावंद खुदा के हजूर सजदारेज हुए शुक्र बजा लाने में मशगूल हैं। आज खुदा ने हमारे लिए जान दी थी, इसलिए हम बहुत खुश हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह थे, वो आज के दिन मुर्दों में से जिंदा हुए थे और उस याद में ये जो है ईस्टर मनाया जाता है। पाकिस्तान भर की तरह लाहौर में भी मसीही बरादरी अपने मजहबी त्यौहार को मजहबी अकीदत से मना रही है। पाकिस्तान में मसीही बरादरी का बिला खौफ व खतर ईस्टर की खुशियाँ मनाना इस बात की ज़मानत है कि पाकिस्तान तमाम अक़लियतों का महफूज पाकिस्तान है और पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों के हकूक़ महफूज हैं। कैमरामैन रिहान शेख के साथ हसनैन चौधरी, पब्लिक न्यूज़, लाहौर। और शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 81वां यौम वफ़ात आज मनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल के खुदी के तसव्वुर को उजागर करने के लिए मुल्क भर में खुसूसी तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। रिपोर्ट देखिए। और इसके साथ ही आज के पब्लिक न्यूज़ रूम का वक्त खत्म हुआ। मुझे मोहम्मद अकबर बाजवा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।